अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके थे कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज किसे कहा जाता है। एक नज़र पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्टर्ड कंपनीज, स्टेटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसको फिर हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉर्पोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर कॉर्पोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनीज को आप देखें, अ कॉर्पोरेशन कैन बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज अंडर इट्स ओन नेम एंड कॉमन सील। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। हम इसमें भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के ज़रिए वजूद में आता है। ये लॉ के ज़रिए हम इसको बनाते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को या सरगर्मियों को चलाने के लिए इसका एक अपना नाम होता है और इसकी कॉमन सील होती है। कॉमन सील मीन जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर पर्सन एक होता तो वो सिग्नेचर करता, ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसकी जगह हम एक कॉमन सील को यूज़ करते हैं। अब हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज की तरफ। तो फर्स्ट हमारा है चार्टर्ड कंपनीज। तो हम ये देखते हैं कि चार्टर्ड कंपनीज क्या होती हैं। दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कंपनीज। ये कंपनीज की ओल्डेस्ट फॉर्म है। आजकल ऐसी फॉर्म नहीं होती, आजकल न्यू फॉर्म है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कंपनीज है। इट वॉज कॉर्पोरेटेड अंडर रॉयल चार्टर। ये रॉयल चार्टर से ही स्टार्ट की जाती थी, इनकॉर्पोरेट की जाती थी, रजिस्टर्ड की जाती थी। The example of such companies are Chartered Bank of England and East India Companies। अगर आप देखें, इसकी जो एग्जांपल है वो है चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रॉयल चार्टर से स्टार्ट हुई थी, रॉयल चार्टर से इनकॉर्पोरेट हुई थी, रॉयल चार्टर से हमने इसको स्टार्ट किया था या रजिस्टर किया था। तो आजकल हमने बताया कि इस किस्म की कंपनीज नहीं होती। तो चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो रॉयल चार्टर से इनकॉर्पोरेट की जाती थी, इनकॉर्पोरेटेड की जाती थी या बनाई जाती थी या उनकी फॉर्मेशन की जाती थी। और उसकी हमने एग्जांपल भी पढ़ ली, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह हम देखें, सेकंड फॉर्म है स्टेटरी कंपनीज। अ कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट और बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जनरल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कौन इसको इनकॉर्पोरेट करता है, इसका स्पेशल एक्ट होता है, ये एक स्पेशल ऑर्डिनेंस होता है जो या तो प्रेसिडेंट कर सकता है या प्राइम मिनिस्टर कर सकता है या गवर्नर जनरल कर सकता है। The example of such companies are State Bank of Pakistan, Reserve Bank of India, Utility Store Corporation। और बहुत सी ऐसी कंपनीज होंगी जो कि स्पेशल एक्ट से बनी होती हैं, जिसकी अप्रूवल प्रेसिडेंट देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है या गवर्नर जनरल देता है। तो जब ये स्पेशल ऑर्डर दें, ये स्पेशल एक्ट को पास करें, तो इसको हम किस चीज़ का नेम देते हैं? स्टेटरी कंपनीज का नेम देते हैं। इसी तरह देखें, थर्ड फॉर्म ऑफ कंपनीज है या मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंपनीज, जो कि आजकल जो हम जितनी भी कंपनीज बनाते हैं वो इसी तरह ही बनाई जाती हैं। द कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और एनी अर्लियर एक्ट और ऑर्डिनेंस आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनीज। ऐसी तमाम कंपनीज जो 1984 ऑर्डिनेंस के तहत बनाई जाती हैं या इससे पहले जो ऑर्डिनेंस आ चुका है उसके तहत बनाई जाती हैं, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रजिस्टर्ड कंपनीज का नाम देते हैं। द रजिस्टर्ड कंपनीज आर द फॉलोइंग टाइप्स, और इसकी दो टाइप्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। एक को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है और दूसरी को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कहा जाता है। प्राइवेट से नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट किसी एक शख्स की हो सकती है, कुछ महदूद लोगों की हो सकती है, और पब्लिक मीन ये आम जनरल पब्लिक की कंपनीज हो सकती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसमें जाके और आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज़ अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 ओनली। अब देखें, इसकी फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड होती है, इसलिए इसके जो शेयर्स होते हैं इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये किसी एक शख्स की होती है या किसी एक फैमिली की हो सकती है। इसी तरह इसके मिनिमम मेंबर 1 हो सकते हैं और मैक्सिमम इसके 50 हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा इसके मेंबर्स नहीं होते। और इसकी शेयर्स आप ओपन मार्केट में भी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड होती है, या किसी एक पर्सन की होती है, या किसी फैमिली की होगी या किसी फ्रेंड्स की होगी। तो इसके शेयर आप ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते। और इसके मिनिमम मेंबर 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। इसी तरह का देखिए प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर्स। जैसे कि हमने बताया प्राइवेट में एक मेंबर होता है मिनिमम, लेकिन आपके पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए। एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसके मैक्सिमम मेंबर्स की कि आपके 50 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, इसकी कोई लिमिट
नहीं होती। द शेयर ऑफ सच कंपनीज इज कोटेड इन द स्टॉक मार्केट, ओपन मार्केट में इसके शेयर्स की परचेज एंड सेल होती है। इसके शेयर्स आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके शेयर्स आप इजीली सेल भी कर सकते हैं और ओपन मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। अब जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, इसकी इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, इसको बनाया कैसे जाता है, हम उसकी तरफ आते हैं कि जैसे हमने बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन दोनों कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होती कैसे है, फॉर्मेशन होती कैसे, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज अ लीगल प्रोसेस आर कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में आपने पढ़ा इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो क्रिएटेड बाय लॉ कैसे होता है, आपने लीगल प्रोसेस पूरा करना होता है, लीगल प्रोसेस इसका पूरा कंप्लीट करना होता है। जब आप लीगल प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको किस चीज़ का नाम दिया जाता है, इनकॉर्पोरेशन का नाम दिया जाता है। द कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इनकॉर्पोरेशन जब आप करते हैं तो कॉर्पोरेशन बनाते वक्त जितनी भी आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे होते हैं, जो भी आप उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे होते हैं, जो भी लीगल प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसमें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है एंड आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टिस, स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, मिनिमम कैपिटल एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस बिजनेस से पहले आपको एक और सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। जब आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस किसी के अलावा वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। तो देखें, हमने कहा कि ये तमाम लीगल वो चीज़ें हैं जिसको आप फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं तो आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं या कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आप देखें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। Memorandum of Association is a charter of the company it contains the relationship between company and outsiders. ये एक तरह का आपका कॉन्स्टिट्यूट होता है, एक तरह का आपका एक्ट होता है जो कि आपकी कंपनी और आउटसाइडर की रिलेशन को, अब बीच में जितनी भी पॉइंट्स होते हैं उसको आप लिखते हैं या उसमें आप मेमोरेंडम में आते हैं। तो देखें, आउटसाइडर की और कंपनी से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं ये एक तरह का बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आपकी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इस तरह देखें, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। इट लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो आर्टिकल में आप क्या करते हैं, जैसे वो आपने बताया कि आउटसाइडर के लिए यूज़ होता है, तो ये आपकी कंपनी के इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके लिए जो आप रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, उसके लिए आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूज़ करते हैं। तो देखें, जब आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आपने बनाना होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आपने बनाना होता है। तो ये आपका मेमोरेंडम जो है वो आउटसाइडर्स के लिए यूज़ होता है और आपका जो इंटरनल के लिए यूज़ होता है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद हमने कहा सेकंड आपका क्या आता था, हमने कहा रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जब आप रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कर रहे होते हैं या कंपनी को रजिस्टर कर रहे होते हैं या इनकॉर्पोरेशन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट आपने दो डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो आपसे और क्या रिक्वायर उसको होता है, ये रिक्वायर्ड होता है लिस्ट ऑफ द पर्सन्स हु हैव टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो आगे आपके डायरेक्टर्स बन रहे होते हैं इनको प्रोमोटर्स पहले कहा जाता है। जो कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, उनको आप प्रोमोटर्स कहते हैं। ये कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, कंपनी की फॉर्मेशन के लिए इनिशियल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है ये उनको पूरा कर रहे होते हैं। उन्हीं में से जिन लोगों ने डायरेक्टर बनना होता है उनके नेम आपने जो है वो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट कराने होते हैं। इसी तरह व्हेन द अबव डॉक्यूमेंट्स आर फिल्ड एंड इसी तरह आपको रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म मिलता है, वो आपने फॉर्म भी जमा कराना होता है, उसकी प्रिस्क्राइब जो फीस होती है वो भी आपने डिपॉजिट करनी होती है। तो देखिए, व्हेन द अबव डॉक्यूमेंट्स आर फिल्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड फी हैज़ बीन डिपॉजिटेड। जब आपकी जो उसकी फ़ी होती है वो भी डिपॉजिट कर देते हैं, जो उनका फॉर्म होता है वो भी फिल कर देते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो आप उधर सबमिट करा देते हैं। एंड अथॉरिटी सर्टिफाइड, जब अथॉरिटी सेटिस्फाइड कर लेती है कि ये तमाम चीज़ें ठीक है तो दैट द लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर फुलफिल्ड, ही रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द कंपनी इन द
रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, इट इज़ कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जब आपके तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, आप तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसकी फ़ी भी डिपॉजिट कर देते हैं, और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है या अथॉरिटी उसको कहते हैं, आपको जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसको तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट मिल चुकी हैं, तो उसके बाद जब वो अपने पास रिकॉर्ड कर देता है कंपनी का नेम, तो इसको किस चीज़ का नेम कहा जाता है? इसको आप कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन आपने कर ली है। तो देखिए, हमने कहा था कि ये एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ की होती है। हमने कहा था क्रिएटेड बाय लॉ, तो क्रिएटेड बाय लॉ मीन कि जब आप पार्टनरशिप कर रहे होते हैं तो आपकी कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, जब आप सोल ट्रेडर कर रहे हैं तो आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, जब आप कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपने तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये क्रिएटेड बाय लॉ, कि ये लॉ इसको क्रिएट करता है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराने पड़ते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रार आपको इसकी परमिशन देता है कि आप इस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, या वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है कि अब आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ जैसा कि मैं बता चुका कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन नहीं कर सकती, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी होता है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हमने कहा इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टिस। तो देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जनरल पब्लिक से जो शेयर सेल करके अपना कैपिटल जो है वो लेना होता है, अपने शेयर को सेल करके, अपने बॉन्ड्स को सेल करके वो कैपिटल लेते हैं। इस वजह से वो फर्स्ट आप प्रॉस्पेक्टिस इशू करते हैं कि लोगों को बताते हैं कंपनी की सिचुएशन क्या है, कंपनी के मेंबर्स कौन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स कौन हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जनरल पब्लिक में जब वो इशू करते हैं तो उसके लिए प्रॉस्पेक्टिस इशू करते हैं। Any document described or issued as a prospectus and includes any notice, circular, advertisement or other documents inviting deposits from the public or inviting offer from a public for a subscription or purchase of any share in or debentures of a body corporate। देखें, जैसा कि मैं बता चुका, आप कोई भी सर्कुलर करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, डॉक्यूमेंट्स इशू करते हो, आपको पब्लिक को इनवाइट करते हो आपकी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए, या डिबेंजर जैसे बॉन्ड्स मैंने बताया, डिबेंजर्स को या शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो उसको हम किस चीज़ का नेम देते हैं? प्रॉस्पेक्टिस का नेम देते हैं। तो देखें, प्रॉस्पेक्टिस आप समझ गए होंगे कि प्रॉस्पेक्टिस हम किस लिए इशू करते हैं, कि उसमें हम कंपनी की डिटेल बताते हैं ताकि जनरल पब्लिक को पता चल सके कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारे बिजनेस की उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स कौन कौन से हैं, हमारे बिजनेस की नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हम तमाम चीज़ें प्रॉस्पेक्टिस में मेंशन कर देते हैं, और जनरल पब्लिक को हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी बता देते हैं, तो वो उसको देख के हमारी कंपनी के शेयर्स या डिबेंजर्स को परचेज करते हैं। जब आपकी तमाम ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हमने कहा कि इसके बाद एक चीज़ आती है सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। लेकिन मैं आपको बता चुका कि जिस वक्त आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फर्स्ट आपको इशू किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद सेकंड सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इशू किया जाता है, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट का नेम दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट का तो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट आल्सो नोन एज ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, इसको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट का नाम भी दिया जाता है। इशूड बाय रजिस्ट्रार आफ्टर, वो कब इशू करता है? शेयर पेबल इज कैश हैज़ बीन अलॉटेड टू एक्सटेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी फॉर शेयर्स taken by him, statutory declaration duly verified by one of the director or secretary in prescribed form, conclusive evidence that the company is entitled, company is bound to commence business within a year it is incorporated या इनकॉर्पोरेशन। तो अब देखें, जब आप तमाम ये चीज़ें कंप्लीट करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जमा करा देते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट इशू कर देता है। तो देखिए, फर्स्ट वो क्या इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट इशू करता है, जबकि आपकी तमाम ये सारी रिक्वायरमेंट आप उसकी पूरी कर लेते हैं। तो जब आपकी तमाम रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो उसके बाद आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप क्वेश्चन में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।